गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस और मैं हूं दीपक खजूरिया, जहां हम बात करेंगे खबरों की तह तक जाकर और सुर्खियों पर विचार विमर्श भी करेंगे कि आज क्या खास रहा। तो मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। मगर सबसे पहले आज की हेडलाइंस क्या रही उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी से एक दुखद समाचार। पूर्व सांसद और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष शमशेर सिंह मनहास का निधन। कुछ देर से बीमारी से जूझ रहे थे मनहास। बीजेपी में कुल मिलाकर शोक की लहर। राजौरी में रहस्यमयी बीमारी थम नहीं रही। कल रात हुई एक और बच्ची की मौत। सिट ने इलाके में बौली को भी किया सील। फिलहाल बुधाल गांव में जितनी भी शादियां होनी है रिसेंट टाइम में, उनको स्थगित किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार की कैबिनेट बैठक आज चल रही है। जब तक आप ये कार्यक्रम देखेंगे शायद ये आ चुका होगा कि क्या अहम फैसले कैबिनेट ने लिए, मगर कई सारे फैसलों पर लग सकती है मोहर। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में कल रात से चल रहे एनकाउंटर में एक सेना का जवान घायल, एक आतंकी के भी मारे जाने की खबर। फिलहाल पुष्टि नहीं, एनकाउंटर जारी। अब खबरों का विस्तार से हाल जानते हैं कि सारी डिटेल्स है क्या। जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद, एक वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह मनहास आज हमारे बीच नहीं रहे। शमशेर सिंह मनहास लोगों में बेहद लोकप्रिय थे। एक आम कार्यकर्ता के तौर पे बीजेपी से लंबे समय से एक्टिव थे, संघ से आते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आरएसएस में काम कर चुके थे। शमशेर सिंह मनहास कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एम्स दिल्ली से अपना इलाज करवा के भी लौटे थे, मगर आज दोपहर बाद उन्होंने आखिरी सांस ली अपने ही घर पलोड़ा में। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीपक, शमशेर सिंह मनहास भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता थे। बहुत लंबे समय से मैं उनको जानता हूं। जब वो पार्टी के भीतर एक कार्यकर्ता के रूप में आए, उसके बाद उनकी मेहनत थी कि उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया जम्मू कश्मीर का। और फिर जो बम बम बोले का आंदोलन हुआ था, उस समय भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। आखिर उनको इनाम मिला, पार्टी के प्रति वफादारी, संगठन के लिए काम करना, उन्हें राज्यसभा का एमपी बनाया गया। हालांकि मनहास साहब के घर की अगर मैं बात करूं तो तमाम लोग उनके घरों में आते थे काम के लिए। सुबह का समय हो या शाम की बात हो, वे कभी भी ना नहीं करते थे। आप रात को भी 1 बजे अगर कॉल करें तो मनहास साहब फोन उठाते थे। लोगों के अंदर अच्छी पैठ थी, लोग उनके साथ मिलते जुलते थे और एक अच्छा रवैया भी था उनका। शांत स्वभाव के थे और कभी कभी गुस्सा भी बहुत करते थे। मैं बहुत बार उनसे मिला हूं, जब पार्टी प्रेसिडेंट थे तो हमने टूर भी किए थे, कई इलाकों में मैं उनके साथ गया हूं। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और याद आएंगे हमेशा। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। एक खास बात उनकी थी कि बहुत ही सादा व्यक्तित्व था, हमेशा सादगी में रहा करते थे। हालांकि 2015 से 2021 तक बतौर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी वो अपने इलाके के लोगों में बेहद घुल मिलकर रहा करते थे और कभी भी किसी के साथ एक बड़ा नेता होने का जो एक लीडर्स में रहती है ईगो, वो उनमें नहीं थी। हम और हमारी टीम भी उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करती है। राजौरी की रहस्यमयी बीमारी का तो पता नहीं चल रहा, मगर मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 17 लोग बच्चों समेत अभी तक जो है वो मौत की नींद सो चुके हैं और सिट अपना काम कर रही है। आज बुधाल इलाके में बौली जो थी एक पानी की, उसे भी सील कर दिया गया और फिलहाल जो शादियां वहां होनी है उन्हें भी स्थगित कर दिया गया। मगर लोगों में खासी दहशत है कि क्या कुछ और लोग भी इस रहस्यमयी और अनजान बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। देखिए दीपक, ये बड़ी दुखद खबर है कि मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। एक और मौत हो चुकी है। अब प्रशासनिक अमला जो है वो अपनी टीमें भेज रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी एक टीम जो है वो गठित की गई। वो टीम भी वहां उस गांव में है। तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस की सिट अपना काम कर रही है, घरों को सील किया गया है, तमाम इलाके के लोगों से पूछताछ हो रही है। पानी की एक बावली को भी सील किया गया है, वो भी इतने दिनों के बाद, उसके भी सैंपल लिए गए हैं और बाकी प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको कैसे बचाया जाए। उस और सरकार कितनी गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि वो अभी भी राजौरी और जम्मू में ही एडमिट हैं। पहले भी यही स्थिति थी।
जब दिसंबर महीने में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता गया। तो उस समय जो जम्मू में थे, जहां रजौरी में थे, उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स या किसी और बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा जाना चाहिए था, वो कोई पहल नहीं की और ना ही उन रिपोर्टों पर गौर किया गया। जब ये खबर सामने आई थी कि खाने के भीतर कुछ ऐसा जहर नुमा कोई चीज है, और वो उसका नाम भी इन्होंने बताया था रिपोर्ट के भीतर की न्यूरोटॉक्सिन है, तो उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो अब भगवान ही जाने कि इस बदाल गांव का बदहाल जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो कैसे अब रुकेगा। कुछ लोग अभी भी गंभीर रूप से जो एडमिट हैं उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पूरे इलाके के भीतर शादियां जो थी वो कैंसिल हो गई हैं, उन्हें स्थगित कर दिया है, इकट्ठे लोग नहीं हो रहे हैं। दहशत का माहौल अगर कहा जाए तो वहां बना हुआ है। बेहद चिंता की बात है कि एक इलाके में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत हो जाती है और अभी तक सरकार इस बात का पता नहीं चला पाई कि आखिर किस बीमारी से मौत हुई, और स्वास्थ्य विभाग अभी भी जांच में जुटा है कि आखिर रूट कॉज था क्या। ये हम आज के स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि साइंस ने बेहद तरक्की की है, मगर आज हम शायद कहीं बहुत पीछे हैं अभी भी कई सारी टेक्नोलॉजी से। मगर जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाए, शामिल पाया जाए, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन जो है वो लेने की जरूरत भी है। तो जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की एक बेहद अहम माने जाने वाली कैबिनेट बैठक आज जम्मू सेक्रेटेरिएट में हो रही है, और जब तक आप ये कार्यक्रम देखेंगे शायद कुछ अहम फैसले आपके सामने आ चुके हों। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि जब सरकार बनी थी 16 अक्टूबर 2024 को, उसके बाद जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कोई भी फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि अभी मंत्रियों ने पोर्टफोलियोज नहीं संभाले थे। इस समय 3 महीने का समय हो चुका है और सरकार के पास कई सारे एजेंडा हैं। जम्मू कश्मीर की एक्साइज पॉलिसी हो, रिजर्वेशन हो या कई और मुद्दे, उन पे इस बैठक में कुछ फैसले आ सकते हैं। फिर देखना होगा कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अप्रूवल मिलता है या नहीं। दीपक, जो मेरे पास डिटेल है कि जो बैठक अभी चल रही है, हो सकता है जब हमारा कार्यक्रम आने रहो उस समय भी चल रही हो, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है और इसमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है, कई बार जल्दी खत्म हो जाती है। और इसमें जो मेन मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर के हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर भी है, एक्साइज की न्यू पॉलिसी को लेकर भी है, एज बार का भी इशू इसमें हो सकता है, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं वो सीएम के साथ बैठकर बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर वो बातचीत कर सकते हैं, कुछ ऐसे अप्रूवल ला सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जो भी कैबिनेट का फैसला होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उसके बाद जो भी डिसीजन है वो एलजी के जरिए होंगे, जहाँ कुछ ऐसे विभाग होंगे जहां पर डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड होंगे। बिजली का मुद्दा है, जहाँ तमाम राशन का इसमें होगा, सिलेंडर को लेकर भी है। तमाम चीजें जो है, तो जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद लोगों को जो उम्मीद थी कि नई सरकार बनेगी तो उसके बाद क्या क्या उनके लिए हो सकता है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। लगभग 20 के करीब इनके जो प्रोग्राम जो उन्होंने बनाया हुआ है रोड मैप कि वो इसमें डिस्कस होगा, जिसमें मुख्य तो यही थे कि बिजली पानी के ढांचे को भी मजबूत करना है और साथ में राशन को लेकर भी है, एक्साइज पॉलिसी को भी है, एज बार को लेकर भी है। ये तमाम मुद्दे हैं जो डिस्कस हो सकते हैं। अब इसके बाद अमली जामा किस पर किसके ऊपर पहुंचता है वो तो भाई देखने वाली बात होगी, क्योंकि थ्रू एलजी के ही सब अगर जाना है तो फिर बाकी फैसला तो वहीं से होगा। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर इलाके में कल रात से चल रहे एनकाउंटर में एक सेना के जवान को चोट आई है, उसको बुलेट इंजरी हुई है, और वहीं एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। फिलहाल अभी एनकाउंटर जारी है और अभी तक कितने आतंकी हैं और कितने मारे गए हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दीपक जी, पिछले 7-8 दिन से कुछ सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल रहे थे कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों की मूवमेंट जो है वो ट्रैक हो रही थी, और उसके बाद ही जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत पूरे उस इलाके में एक अपना टीम जो है वो बिछा के अपना जाल बिछाया हुआ था, और वहां पर जो लोग उनके घेरे में फंसे हैं। जो अभी तक खबर आ रही है कि एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एक भारतीय सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, पूरे इलाके को घेरा गया है, और साथ में ये भी जो खबरें आ रही हैं कि ये लोग जो हैं जो टीआरएफ के हो सकते हैं, जो लश्कर का एक मुखौटा संगठन है, इस समय कश्मीर में काम कर रहा है, और पहले से ही इनकी इनपुट्स थी, क्योंकि ये लोकल, इसमें जो चांसेस हैं कि ये लोकल थे और किसी अपने और नेटवर्क को मिलने के लिए इस इलाके में वो आए थे। तो 3-4 दिन से ये इनकी इनपुट्स थी, उसके बाद ही ये इनकाउंटर प्लान हुआ है। वहीं कठुआ के बनी इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर आप भी कहेंगी कि बहुत चौकन्ना होने वाली बात है, मगर इसके पीछे पुलिस जांच कर रही है कि आखिर हुआ क्या। वहां कल रात को सड़क पे पार्क करीबन 14 गाड़ियों को डैमेज कर दिया गया, जिसमें से 12
कार्स के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि 2 टू व्हीलर्स को कुल मिलाकर जला दिया गया। तो आखिर लोगों में दहशत भी है और पुलिस भी जांच कर रही है कि ये किया किसने और क्यों किया। देखिए, इस समय बनी के भीतर सिंथन टॉप जो सरथल वाला इलाका है, वहां पर एक स्नो फेस्टिवल चल रहा है, विंटर फेस्टिवल चल रहा है। तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन वहां पर हुई है, लोग जा रहे हैं वहां पर, अभी भी बहुत से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। लेकिन बनी के भीतर ये जो घटना हुई है, ये शरारती तत्व भी हो सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस कार्यक्रम में खलल डालने की कोशिश कर रहे हो। और ये ऐसा मैं आपको बता भी दूं कि बनी में पहले भी 1-2 बार ऐसी घटना आज से 2-3 साल पहले हुई थी। वहां पर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई थी और उसके बाद वहां पर एक, अगर कहा जाए तो अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच भी झड़पें हुई थी, तब भी गाड़ियों को जलाने का मेन मुद्दा था। और वहां पर यह भी कहा जाता है कि जिस एरिया में जो गाड़ियां खड़ी की गई थी, वहां पर जो रहने वाले लोग थे उनमें से किसी की साजिश हो सकती है। हालांकि पुलिस तो जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय जो सरथल में फेस्टिवल है, उसे लेकर ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो खलल डालने की तैयारी में हैं। वहीं पुलिस विभाग के लिए आज एक अच्छी खबर आई, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के ऑर्डर पर होम डिपार्टमेंट ने करीबन 130 पुलिस अधिकारियों की प्रमोशंस कर दी। इसमें कुछ अधिकारी 1999 बैच के हैं जिन्हें एसएसपी से डीआईजी बनाया गया था, वहीं कुछ 2001, 2004 और 2008 बैच के हैं जो एसपी से एसएसपी भी बने हैं। तो कुल मिलाकर 130 पुलिस अधिकारियों की प्रमोशंस, और इनमें से कई ऐसे थे जिनका मामला कोर्ट में लंबित था प्रमोशन को लेकर, और वो सभी लिस्ट को आज होम डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है। देखो, बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार था इन लोगों को, क्योंकि काफी समय से कुछ लोग कोर्ट में भी थे इस चीज को लेकर, प्रमोशंस को लेकर। और अभी जो एसएसपी रैंक पर लोग बैठे हुए थे उनको डीआईजी प्रमोट किया गया है। कुछ जो एडिशनल एसपी थे, एसपी रैंक के, उनको आगे प्रमोट किया गया है। तो अच्छी खबर है, 136 लोगों को मौका मिला है आगे जाने का। और जो एलजी प्रशासन ने जिस तरीके से जो लिस्ट निकाली है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी समय से जहां पर कार्यरत थे और काफी अच्छे इलाकों में भी काम किया हुआ है, मिलिटेंसी में भी काम इन लोगों ने किया हुआ है। तो अच्छा संकेत है कि जो काफी समय से वेट कर रहे थे उनको आज मौका मिला है। तो ये थी आज की खास हेडलाइंस, जिसके पीछे जो खबरें थी वो हमने आपको बताई। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज पर बने रहिए। लाइक, फॉलो, शेयर हमारे कार्यक्रम को करते रहिए। बहुत धन्यवाद।